अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां नसीर अहमद और आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, मशहूर सोशल वर्कर मियां जमील अहमद साहब। आज हम उनसे बात करेंगे कि जो ये कोरोना वायरस आलमी वबा जो है वो पाकिस्तान में भी शिद्दत आ गई है, तो जो डेली बेसिस दिहाड़ीदार तबका मुतासर हुआ है, इस सिलसिले में जो साबिक़ हैसियत लोग हैं और गवर्नमेंट, इनको क्या इक़दामात करने चाहिए। जी वेलकम जमील साहब। जी मियां नसीर अहमद साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत शुक्रिया, आपने जो है इस प्रोग्राम में मुद्दा किया, हमें बुलाया। उसके बाद जैसा कि हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है जानती है कि कोरोना वायरस ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए हैं, और हमारे लिए शायद ये खुशकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में ये वबा, ये स्प्रेड इतनी तेज़ी से नहीं फैला। जैसे कि अगर वर्ल्ड के अंदर देखें, यूएस में, चाइना में, बाकी कंट्री के अंदर, तो वहाँ पे इसकी वबा जो है उसका स्प्रेड रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके पैरेलल देखा जाए तो वो जो है एक डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके पास इसका सर्वाइवल है और उनकी इकॉनमी भी इस तरह की है कि वो इसको सर्वाइव कर सके। गवर्नमेंट भी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने जो लोग उससे अफेक्ट हुए हैं उनकी किसी ना किसी तरह से मावनत कर सके। लेकिन अगर हम अंडर डेवलपिंग कंट्री की बात करें, जिसमें हमारा कंट्री पाकिस्तान भी आता है, तो यहाँ पे जैसा कि कोरोना वायरस का स्प्रेड अभी फैल रहा है और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का भी जो है सिलसिला चलाया है, तो इस वाले से एक तो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं अपील करना चाहूँगा कि काइंडली आप अपने घरों में रहें। कोई ज़रूरी काम है तो तब बाहर निकलें, गैर ज़रूरी कामों के लिए ना निकलें। जैसा कि हम रोड पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों के हमरा निकले होते हैं या फैमिलीज़ बाहर निकली होती हैं। तो ये देखें, ये बहुत बड़ा ख़तरा है और हमें इससे बचना है, क्योंकि हमारे पास सर्वाइवल लेवल नहीं है। अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका कभी भी पाकिस्तान में आए, क्योंकि ये स्प्रेड ऐसे फैलता कि मल्टीप्लाई होता है, नंबर्स, और फिर ये जैसे 100 में है, फिर हज़ारों में है, फिर लाखों में चली जाती है। सॉरी मियां साहब, मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा कि कल मेरा जो है वो गुज़र हुआ। यहाँ मैंने स्कीम मॉडल अकबार टाउन वाली साइड पे, मून मार्केट वाली साइड पे और स्कीम मोड वाले, वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारी बैंकें हैं, जैसे कौमी बचत बैंक है, जैसे नेशनल बैंक है। तो उसके बाद लोग जो है वो एहतियात कर ही नहीं रहे हैं। वो इतना ज़्यादा रश देख के देखने वाला भी परेशान हो जाता है। तो ऐसे में हुकूमत को क्या मशवरा देंगे और लोगों को, आवाम को क्या मशवरा देंगे कि वो क्या एहतियाती तदाबीर करें कि ये रशों से बचा जा सके। जी बिल्कुल, इसमें देखिए जैसे कि आप बैंकिंग तो हर एक पर्सन की नीड बन गई है, लेकिन दूसरी सेंस में अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक ने इस तरह के प्रोसीजर अडॉप्ट किए हैं जिसमें लोगों को रिलीफ मिल सके। तो यहाँ पे जैसा कि एजुकेशन की शायद थोड़ी कमी है, बट उसके पैरेलल अगर देखा जाए तो डिजिटलाइज दौर बहुत ज़्यादा आ गया। तो लोगों को चाहिए कि वो डिफरेंट इंटरनेट बैंकिंग है या डिफरेंट अदर चैनल है जिसमें हेल्पलाइन से अगर कोई हेल्प ले सकते हैं, या वो घर बैठे अपनी एप्लीकेशन से या अपने इंटरनेट बैंकिंग से कोई हेल्प ले सकते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो फ़ंड ट्रांसफ़र वहाँ से करें, या कोई भी इस तरह की फैसिलिटेशन लेनी है तो वहाँ से लें, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। वो चार्जेस स्टेट बैंक ने वेव ऑफ कर दिए हैं। तो आवाम को चाहिए कि बैंकों में कम से कम जाएं, सिर्फ गैर ज़रूरी ट्रांजैक्शन के लिए जाएं। और उसके अलावा बैंक्स वो तमाम सिक्योरिटी पैरामीटर्स या मेजर्स ले रही हैं, लेकिन बैंक के बाहर एक डिसिप्लिन कायम करना इतने बड़े लोगों का, वो सिर्फ बैंक के बस में नहीं होता। ये तो आवाम के अंदर शऊर है कि वो बाहर जैसे कि एक हजूम या क्राउड करके बैठे हैं, तो उन्हें चाहिए कि थोड़ा एक दूसरे से डिस्टेंस रखें, थोड़ा डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। क्योंकि डेफिनेटली इन दिनों में जिस तरह का लॉकडाउन है, बैंकों के पास स्टाफ का भी शॉर्टेज होता है, और आवाम का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो जिस तरह डॉक्टर या इंजीनियर है या पुलिस वाले हैं या आर्मीज़ हैं, वो लोगों की हेल्प के लिए बैठे हैं। तो बैंकर्स भी एक तरह के फ़ाइटर हैं जो लोगों की हेल्प के लिए बैठे हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो उनको रिस्पेक्ट देना या वहाँ पे डिसिप्लिन कायम करना, ये भी आवाम का फ़र्ज़ बनता है।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात जो सही है मियाँ साहब के यहाँ पे इंतज़ामिया, हमारी आर्मी के जवान और जो पुलिस फोर्सेस जो है वो, और डॉक्टर जो है ख़ास तौर पर जो है वो फ्रंट लाइन पे जो है फ्रंट मैन का किरदार अदा करें। तो इसके साथ हमारे माशरे को भी जो है वो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं आपकी अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आने वाले दिनों हैं, जैसा कि वो बताया जा रहा है, टीवी में भी बताया जा रहा है और माहिरीन भी बता रहे हैं, तो क्या कोरोना का ख़तरा बढ़ने का जो है वो कोई इम्कान है? देखिए, अब जिस तरह हम कंपैरेटिवली वर्ल्ड को देखें तो नंबर्स इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि अमेरिका जैसा कंट्री भी शॉक हो गया है कि ये नंबर्स कहाँ से आ गए। बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अल्लाह का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि यहाँ पे अगर नंबर्स बढ़ रहे हैं तो वो सैकड़ों में बढ़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन में 200 बढ़ गया, 300 बढ़ गया, 500 बढ़ गया, लेकिन उसके बरअक्स अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग रिकवर हो गए हैं। पाकिस्तान के पास बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं, रिसर्च हैं, कामिस्ट हैं, जिन्होंने इस तरह के फार्मूलेज़ निकाले हैं या इस तरह की जो प्रिकॉशंस आवाम को बताए हैं कि आवाम उनको यूज़ करते हुए बिल्कुल जो है इसका स्प्रेड रेशो पैरेलली अगर देखा जाए दुनिया की निस्बत तो पाकिस्तान में बहुत कम है, बहुत इसका तनासब कम है अगर दूसरे जो है वो कंट्रीज़ की निस्बत देखा जाए तो। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल कहा। मैं अब असल अपनी बात की तरफ आना चाहूँगा कि जैसा आपको मालूम है कि कोरोना वायरस जो है दुनिया भर में जो है वो उसकी शिद्दत है और पाकिस्तान में भी जो है ना उसकी शिद्दत है। तो कारोबार बंद हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है वो बंद है, वो मिलने जो हैं वो बंद हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो जो NGOs हैं और हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो दावे तो कर रहे हैं, तो क्या आम आदमी तक जो सफ़ेद पोश तबका है क्या उस तक रिलीफ कैसे पहुंचाया जाए, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि डेफिनेटली जब इस तरह का कोई वबा फैलती है या इस तरह की अनसर्टन सिचुएशन होती है तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट वो डेली वेजेस होते हैं जिन्होंने वही अपनी अर्न करना है डेली का और वही अपने बच्चों के लिए लेके जाना है। तो पहली तो ये ज़िम्मेदारी होती है हुकूमत वक्त की कि हुकूमत वक्त उनके लिए अच्छे इक़्तिदाम करे, उनके लिए वो तमाम फैसिलिटेशन प्रोवाइड करें क्योंकि उनकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट है या इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्वाइव कर सके। तो उसके पैरेलल आवाम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये एक तरह की इसको रिक्वेस्ट समझ लें कि अवाम का ये फ़र्ज़ बनता है, स्पेशल वो मुखय्यर हज़रात, जैसे कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो गरीब और अमीर के बिटवीन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो आलमोस्ट 30% पीपल हमारे पास वो वेल्थी पीपल हैं, अगर वो अपनी वेल्थ का 3 या 4% भी स्प्रेड कर दें, फैला दें, दे दें, लोगों में शेयर कर दें, तो डेफिनेटली लोग जो है वो कोई भी बच्चा या कोई भी बुज़ुर्ग या कोई भी शहरी वो भूखा नहीं सोएगा। तो गवर्नमेंट के साथ साथ इन लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वो इस कार खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये किस्म की नेकी है, ये किस्म की गुडनेस है कि वो गवर्नमेंट तो जैसे लोगों को प्रोवाइड कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट जितने प्रोवाइड कर रही है उतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं हैं। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो इन हालात में जितने भी रिच इंस्टीट्यूशन हैं या रिच पर्सन हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो जो कोरोना वायरस से अफेक्ट हुए हैं लोग, वो उनकी इमदाद करें। और स्पेशली मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि पहले वो अपने एम्प्लॉइज़ का ज़रूर ख्याल रखें। अगर उनमें से वो एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी सैलरीज़ कम हैं तो काइंडली कोशिश करें कि उनको एक सैलरी के साथ दूसरी सैलरी भी प्रोवाइड करें, एक बोनस के साथ और बोनस प्रोवाइड करें, क्योंकि डेफिनेटली उनके घरों में जो डेफिनेटली डिफरेंट मसाइल पैदा हो रहे हैं या उसके अलावा जो उनके अगर कोई अदर फैमिली मेम्बर थे वो अर्न नहीं कर रहे तो डेफिनेटली वो इसको सपोर्ट कर सकें। जी, जैसा बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये मौका है कि हम हज करते हैं, उम्रा करते हैं, तो इस बार ना सही हज उम्रे के भी पैसे जो हैं वो आप लोग इसमें दे दें। इससे जो है वो नेकी है, सदका जारिया है, क्योंकि जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे हम लाखों अमाउंट जो है करते हैं, देखो हज उम्रा फ़र्ज़ है, वो तो कोई किसी को रोक नहीं रहा,
लेकिन बट ये कि इसके साथ साथ इंसानियत की खिदमत करना, स्पेशली दुखी इंसान की खिदमत करना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है और ये हमारी अव्वलीन तरजीह है कि हम अपने बहन भाई अगर कोई परेशानी में है, कोई मुश्किल में है, हम उनका ख्याल रखें, उनकी बढ़ चढ़ के मदद करें और इस क्यारे खैर में आप हिस्सा भी डालें। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, जैसा कि आपका जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के अलावा ब्रूनेई मुल्क में भी देखा जाता है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, डेफिनेटली वो पहले भी पाकिस्तान को जहाँ जहाँ उनकी मदद की ज़रूरत पड़ी है उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है, फ़ॉरेन रेमिटेंस में, फ़ॉरेन रिज़र्व में, पाकिस्तान को, फैमिली को सपोर्ट करने में। तो उनसे ये इल्तिजा करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उस क्यारे खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा डालें और डेफिनेटली उनकी छोटी सी मदद, जैसे कि किसी ने $100, $200, 100 पाउंड, 200 पाउंड भी एक पर्सन दे, तो हमारे पास मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जो दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान की हेल्प करें तो पाकिस्तान डेफिनेटली इस क्राइसिस से निकल सकता है कि जो हमारी 30% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास खाने के लिए अशिया नहीं है, वो उनकी मदद कर सके। जी बिल्कुल। यहाँ पे मैं मियाँ साहब यहाँ बात करना चाहूँगा कि अब देखें तकरीबन कोई 28-29 के दिन हो गए हैं जो लॉकडाउन हुआ है, तो इसमें जो है वह हुकूमती दावे जो अमदाद के है वो माना कुछ हद तक जो है वो नज़र आ रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो रकम तकसीम की जा रही है एहसास प्रोग्राम के तहत, तो वहाँ पे बहुत रश है। तो आप क्या देंगे कि अब तो जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, तो क्या बैंकों के एटीएम से नहीं वो ऐसा कोई हो सकता, गवर्नमेंट ऐसे कोई इकदामात कर दे कि बैंक के एटीएम से या इजी पैसा के ज़रिए जो है वो पैसे लिए जाए, इतना रश ना हो? जी बिल्कुल। असल में एक तो शायद मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को जब कंप्लीट ये डिसीज़न लिया गया या इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी, तो शायद उसमें जो है बैंकिंग चैनल या उसके अलावा पेपरलेस मनी चैनल या उसके अलावा मॉनेटरी चैनल, उनको शायद कंसीडर नहीं किया गया। क्योंकि देखिए दुनिया में जैसा कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है और स्पेशली पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो हमारे पास जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि इजी पैसा है, तमीर बैंक है, उसके अलावा बैंक के जो एटीएम्स हैं वो भी अभी बायोमेट्रिक हो गए हैं। तो गवर्नमेंट का ये बनता था फ़र्ज़ कि वो ज़रूर इन पैरामीटर्स को कंसीडर करती कि अमाउंट को स्प्लिट कर देती, या तो वो इजी पैसा से ले लेते, या वो जैज़ कैश से ले लेते, या वो यू बैंक से ले लेते, या उसके अलावा उनको जो स्प्रेड कर देती डिफरेंट बैंक के चैनल के थ्रू के वो बैंक में जाके अपनी बायोमेट्रिक करते और वहाँ से वो वसूल कर लेते, या उसको किसी ब्रांच के साथ लिंक कर देती। क्योंकि इस तरह जैसा कि बहुत ज़्यादा हजूम होता है, क्राउड होता है, वहाँ पे मैनेजमेंट भी इतनी वो ठीक नहीं कर सकते, डेफिनेटली इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बनता था कि वो इन जो पैरामीटर्स है उनका भी कंसीडरेशन करती। जब फिजिबिलिटी बनी थी तो अल्टरनेटिव ज़रूर देखते, कितना बड़ा अगर क्राउड होगा तो वो उसको किस तरह मैनेज करेंगे, और अगर टेक्नोलॉजी का जैसा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा, तो उन्हें इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ज़रूरत को कंसीडर ज़रूर करना चाहिए था, ताकि लोगों को जो अभी बहुत ज़्यादा हैसलिंग हो रही है वो हैसल ना होती। लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू डेफिनेटली इजीली अपनी पेमेंट जो है अपने घर के किसी भी करीबी एरिया से वो कर पाते, उन्हें इतना ज़्यादा ट्रैवल भी ना करना पड़ता। और डेफिनेटली जैसे ये वबा है, एक ये कोल्ड वायरस है जो एक से दूसरे फ़र्ज को फैलता है, तो अल्लाह ना करे जैसे इतना बड़ा हजूम होता है तो कुछ लोगों की वजह से दूसरे लोग भी इससे इन्फ्लुएंस हुए। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि वो इसको शुरू करने से पहले इस चीज़ को भी ज़रूर कंसीडर करते। जी, जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि इनकी अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो हमने देखी, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मियाँ जमील साहब के आप तशरीफ़ लाए, आपने कीमती वक्त दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए मियाँ नसीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।